नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड 2025 में सामान्य अध्ययन के आए हुए प्रश्नों को और हम इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जिसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी संयुक्त बीएड परीक्षा 2025। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आप जानते हैं कि बीएड की परीक्षा जो है वो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग-अलग वर्षों में कराती है। तो 2025 की इवन 2026 की जो अभी आप देने वाले हैं एग्ज़ाम, वो भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ही कराएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बुंदेलखंड के लिए, पूरी यूपी के लिए होता है। तो इससे आप घबराइएगा मत। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड की प्रवेश परीक्षा में 2 पाली में पेपर होता है, सुबह की पाली और शाम की। सुबह सामान्य ज्ञान और भाषा अर्थात हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप कहो, उसका पेपर होता है। दोपहर में या फिर दूसरी पाली में आप कह सकते हैं सामान्य अभिरुचि, जिसको हम रीजनिंग के, और विशेष योग्यता, जिसका जो सब्जेक्ट हो उसका पेपर होता है। तो हम प्रथम प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न में भी मैंने जैसा कि बताया, हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र का जो जीएस वाला पोर्शन है उसे हल करने जा रहे हैं। आपको हिंदी की भी वीडियो मिलेगी, लेकिन पहले आज जीएस की शुरुआत हुई है। आप जीएस हमारे साथ कर सकते हैं और चिंता मत करिए, हम लोग इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, पीवाईक्यूज के माध्यम से ही हम पूरा जीएस कवर कर लेंगे, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भाषा पे और अपने सब्जेक्ट पर कमान बनाइए। जीएस आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, जीएस हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? आपको पता है भीमबेटका मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है, वहाँ पे एक प्राचीन गुफा है, जहाँ पे हमें प्राचीन अवशेष मिलते हैं, प्राचीन लिपियाँ मिलती हैं और कुछ चित्रकारियाँ मिलती हैं। ये काफ़ी पुरानी गुफा है। ये यहाँ से मध्यकालीन और पुरापाषाण कालीन भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप समझ लीजिए। तो अंग्रेजों के समय जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए और अपने सत्ता को स्थापित किया, तो उस समय आप जानते हैं कि बहुत से खोजबीन हुए, क्योंकि उस समय तक अशिक्षा हमारे यहाँ बहुत व्याप्त हो चुकी थी। तो इसके चलते हमारे यहाँ का खुद का इतिहास हम नहीं खोज पा रहे थे। तो अंग्रेज आए तो बहुत सारे जगहों पे बहुत तरीके की खोजबीन की, जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा की भी खोज उन्होंने की थी। ऐसे भीमबेटका की खोज भी उन्होंने की थी। तो भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1955-56, ऑप्शन बी 1957-58, ऑप्शन सी 1954-55 और ऑप्शन डी 1953-54। तो इसका ऑप्शन बी है सही उत्तर। इसका बी है, क्योंकि भीमबेटका की गुफा जो है वो 57 और 58 में खोज हुई थी। भीमबेटका की जो गुफा थी, ये जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये गुफा चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्य पर्वतमाला आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, इसे ही विंध्य पर्वतमाला कहा जाता है। विंध्य पर्वतमाला से ही घिरी हुई है। रायसेन जिला दरअसल ये आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से एक पूरा पाषाण कालिक गुफा भी मिली हुई है, जिसे भीमबेटका गुफा कहा गया। और इसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल से भी रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसकी खोज डॉक्टर श्रीधर विष्णु द्वारा की गई 1957-58 में। 2003 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। विश्व धरोहर दरअसल यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे इतिहास है, जो हमारे सांस्कृतिक पहचान है, उसको दुनिया में बचाए रखा जाने का एक प्रयास है। तो वर्तमान में बहुत से हमारे पास ऐतिहासिक स्थल हैं। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, दुनिया भर में यूनेस्को
बहुत से स्थानों पर धरोहर बनाता है या विरासत स्थल, इसको यूनेस्को विरासत स्थल घोषित करता है। तो भीमबेटका भी 2003 में घोषित की गई थी। तो अब मुझे लगता है कि आपका ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप रिपीटिशन पर देख लेने, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? आप जानते हैं हड़प्पा जो है ये वर्तमान पाकिस्तान से भी बड़ा है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप जान लीजिए कि वर्तमान में जितना क्षेत्रफल पाकिस्तान का है, हड़प्पा इससे भी बड़े क्षेत्र पर पाया गया है। जैसे अगर आप गौर करें तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका सबसे पूर्वी भाग जो है वो यूपी में जो मेरठ जिला है वहां प्राप्त हुआ है, और दक्षिण में दैमाबाद में प्राप्त हुआ है। ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और उत्तर में मांडा J&K में अर्थात जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ है, और पश्चिमी भाग आज के जो पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहां प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से भी करीब करीब 2 गुना इसका क्षेत्रफल रहा है। तो हड़प्पा स्थल आप गौर करें तो भारत के पश्चिमी भाग में ही प्राप्त हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि गुजरात भी पश्चिमी भारत में पाया जाता है। तो क्वेश्चन वहीं से है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथन, खांडिया, धौलवीरा और मांडा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धौलवीरा। हड़प्पा योगीन नगर धौलवीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यों शामिल किया जाता है? अपने इतिहास और सॉरी मैं कलर चेंज कर रहा हूं अभी। अपने इतिहास और संस्कृति को बचाए रखने के लिए यूनेस्को द्वारा पूरी दुनिया में विरासत बचाया जाता है। कुछ स्थानों को, ऐसे स्थानों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। होता क्या है कि इनको कुछ डोनेशन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं सरकारों को, जिससे उसके रख रखाव को मेंटेन किया जा सके। तो हड़प्पा योगीन नगर धौलवीरा को यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। यह गुजरात के रण कच्छ, जिसको आप रण का कच्छ भी कहते हैं, के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, गौर करिएगा, गुजरात का तो चौथा, लेकिन भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी जी ने की थी। आशा करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ और बासादीस। पहली चीज तो यही समझ लो कि ये संस्थानों को, मठ संस्थानों को क्या कहते हैं। आप जैसे जानते होंगे कि क्योंकि आप ज्यादातर पढ़ने वाले हिंदुज्म को फॉलो करने वाले लोग होंगे, तो जैसे हम लोग तीर्थ जाते हैं, कहीं दर्शन करने जाते हैं, कहीं मान्यता हमारी होती है कि हम जैसे मान लो को उज्जैन गए या विंध्याचल गए, तो हम कहते हैं कि तीर्थ गए हैं, तो तीर्थ स्थल होता है। वैसे ही जैन धर्म में जो मठ संस्थान होते हैं उनको नाम दिया जाता है। इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है बदासीर। इनको बदासीर कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को बदासीर कहा जाता है। जैन मठ या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। ये एक एडिशनल जानकारी है, आप ले सकते हैं। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ जानकारी के लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, चौथे तीर्थंकर कौन थे, या 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो ऐसे आप जब अलग अलग वर्षों के PYQs हल करेंगे तो आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी, और चिंता मत करिए, हम हैं आपके साथ। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैसे
हमारे यहाँ जो साधु संत होते हैं उनके भी अनुयायी होते हैं। तो ऐसे ही जैन धर्म के जो तीर्थंकर होते हैं, कहने का मतलब जो सर्वोच्च पुरोहित होते हैं, पुरोहित कहना ठीक नहीं रहेगा, जो सर्वोच्च धर्म के एक नेता टाइप समझ लो आप, जो होते हैं, सॉरी मुझे शब्द नहीं मिल रहा है अभी, इन्हें निर्ग्रंथ का, इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? आप जानते हैं हमारे भारत का एक गौरवमयी वंश रहा है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक या प्रथम शासक कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसी वंश में अशोक नामक हमारे चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। इसके अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। तो क्वेश्चन है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए शुंग वंश, बी गुप्त वंश, और तीसरा है शिशुनाग वंश, चौथा वंश है चोल वंश। तो चोल वंश तो दक्षिण में था, इससे आप तुरंत हटा दीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं। तो इसका आंसर होगा शुंग वंश, क्योंकि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उनके सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश ने सलामी देते हुए, जैसे आप देखे होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त पर परेड होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे रहते हैं आसनों पर और वहां परेड की जाती है हमारे सेना द्वारा। ऐसे ही सेना की परेड चल रही थी। तो शुंग ने उसी समय, क्योंकि वह सेनापति था तो वहीं बगल में बैठा था, उसी समय हत्या कर दी। किसकी? बृहद्रथ की। तो और जब हत्या हुई तो एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसका नाम है शुंग वंश। इस वंश का शासन 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, अर्थात करीब करीब 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के प्रथम शासक हुए। तो इस प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न में है, भारत में सिजदा प्रथा को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन, और ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिजदा प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। दरअसल सिजदा प्रथा होती क्या थी? सिजदा प्रथा में आपको सुल्तान के चरणों को सलाम करना होता है, झुककर चूमना होता है। आप आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं और आप सोच पा रहे हो। ये बलबन, आप जानते हैं कि बलबन एक क्रूर शासक था। जैसे कि आप जानते हैं कि हिटलर एक क्रूर शासक था और इसे क्या कहा जाता है? तानाशाह। तो मध्यकाल में गियासुद्दीन बलबन भी तानाशाह था और यह क्रूर शासक था। इसने ही सिजदा प्रथा को शुरुआत किया था। सिजदा प्रथा में आपको गियासुद्दीन बलबन के चरणों को चूमना पड़ता था, झुककर सलामी देनी पड़ती थी। ये जैसा कि आप जानते हैं ये काफी अमानवीय प्रक्रिया थी और इस अमानवीय प्रक्रिया को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त किया था। जैसा कि आप जानते हैं मुगल बादशाह अकबर को काफी सेकुलर माना जाता है और माना जाता है कि ये एक विकासवादी शासक थे। तो इन्होंने इस प्रक्रिया को खत्म किया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि सिजदा प्रथा को खत्म किसने किया? अकबर ने। शुरुआत किसने किया? बलबन ने। आशा करते हैं कि आपका ये भी क्लियर हुआ। छठा क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन नंबर ए 1761, ऑप्शन नंबर बी 1739, ऑप्शन नंबर सी 1628 और ऑप्शन डी 1526। आप जानते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत में वैसे 3 युद्ध हुए थे, आपको ये पता होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल आक्रांता बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी द्वारा किया गया था। इब्राहिम लोदी जो हैं वो लोदी वंश के शासक थे।
इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, हराया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश को समाप्त भी कर दिया। जब ये वंश जब ये युद्ध हुआ बाबर और लोदी के बीच में, कब? 1526 में। तो यहाँ से लोदी वंश जो है वो समाप्त हुआ और मुगल वंश की भी नींव पड़ गई। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तोपखाने भारत में जो राजनेता थे, आप कह सकते थे ये बड़े ही अभिमानी थे। ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अभिमानी थे और ये दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। इनको बस अपने ही क्षेत्रों में युद्ध करना, विस्तार नीति को अपनाना, और चूंकि यहाँ इसका कारण भी है कि यहाँ पे हमारे पास सब कुछ था, तो हम क्यों दूसरे के देश पे हमला करें। तो दुनिया से जब हम कोई मतलब नहीं रखते थे, तो वहां हो रहे अनुसंधानों के बारे में हमें पता भी नहीं था। दुनिया तोपों पे आ गई थी, अब बंदूकों की तरफ बढ़ रही थी। हम आज भी तीर कमान लेके और तलवार लेके, ढाल लेके खड़े थे। तो यहाँ पे तोप खाने का प्रयोग हुआ था, किसके द्वारा? बाबर द्वारा। तो बहुत बड़ी रोल निभाया था लोदी वंश को या भारतीय शासकों को हराने के लिए। और इनकी तोपें भी अलग थी। तोपें की खासियत ये थी कि ये चलती फिरती तोपें थी। अब आप सोचेंगे कि तोप कैसे चल सकती है? ये बहुत हल्की तोपें हुआ करती थी। इनको ऊंट की पीठ पर रखा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं, ये मध्य एशिया से आए हुए थे, वहां रेगिस्तान है, तो वहां का जहाज ऊंट। तो ऊंटों का प्रयोग ये युद्ध में खूब किया करते थे। कौन? मुगल, खास करके बाबर और हुमायूं। तो बाबर ने ऊंटों के ऊपर हल्की हल्की छोटी छोटी तूपें रखी हुई थी। तो ये एक स्थान से फायर करने के बाद तुरंत ही उठा के दूसरे स्थान पर कर दी जाती थी। तो ऐसे में ये शासक समझ ही नहीं पाते थे हमारे ऊपर कितने सारे हमले हो रहे हैं और कहां कहां से हो रहे हैं। तो बहुत अहम रोल निभाया था पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखानों ने या तोपों ने। और तुलगमा युद्ध नीति हुआ करती थी कि चारों तरफ से घेर के मारना, बिना वार्निंग दिए युद्ध करना और चुप चुप के मारना, मार के फिर भाग जाना। एक एक तरीके से आप कह सकते हैं गोरिल्ला युद्ध, जैसा कि शिवाजी भी युद्ध करते थे, गोरिल्ला युद्ध, छुप छुप के वार करना। तो ये इन युद्धों, और भारतीय शासक जो थे वो धर्मपरायण थे। वो युद्ध की भी नीति हुआ करती थी, युद्ध को भी जो है वो नीतिगत तरीके से लड़ा करते थे। तो ऐसी स्थिति में यही सब कारण था कि लोदी वंश, खास करके जब लोदी इतना पावरफुल होने के बावजूद हार गया, उसका यही सब कारण था। आशा करते हैं तो आपका ये क्लियर हुआ होगा। अ, पहला जो छठे क्वेश्चन का आंसर है डी, 1526। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? आपको अगर जानकारी हो तो ठीक है, नहीं हो तो ये समझ लीजिए कि जो उस समय के बड़े शासक हुआ करते थे, ये सामान्य तौर पर डायरेक्ट खुद युद्ध में नहीं जाते थे। अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपने सेनापतियों को या किसी अन्य को युद्ध की कमान देकर भेजा करते थे। खास करके ये औरंगजेब की नीति थी। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन ए नादिर शाह बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी आदिल शाह, ऑप्शन सी मान सिंह और ऑप्शन डी जय सिंह। तो इसका सही ऑप्शन डी ही है, राजा जय सिंह को। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के राजा, जयसिंह आमेर के राजा थे, आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को पराजित कर दिया। कब? 1965 में। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के मध्य युद्ध कब हुआ था?
तो कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। तो यहाँ पे राजा जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनकी पराजय हुई और इस पराजय के उपरांत पुरंदर की संधि भी हुई। पुरंदर की संधि में मराठों को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप पराजित हुए हैं तो आपको राजा के या जीते हुए पक्ष का कहना मानना पड़ता है। ये आप क्रिकेट में भी देख सकते हैं, जो टॉस जीतता है वही पहले बॉलिंग या बैटिंग चूज करता है। ऐसे ही जो युद्ध जीतता था उसी की शर्तें होती थी, मानना ही पड़ता था हारे हुए पक्ष को। तो कई सारे किलों को छत्रपति शिवाजी महाराज को देना पड़ता है। किसको? औरंगजेब को। किसके माध्यम से? राजा जयसिंह के माध्यम से। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। याद रखने की बड़ी जरूरत है इसको याद रखने की, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी संधि हुई थी किसके किसके बीच, या पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के। तो हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 98, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1857। तो ये नीचे वाले दो क्वेश्चन तो आप दोनों ऑप्शन आप काट ही सकते हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 48 ये तो आज़ादी के बाद का टाइम पीरियड है। 1857 अंग्रेजों का टाइम है। वास्को डिगामा बहुत पहले आया हुआ था। वास्को डिगामा आया हुआ है 1498 में। कब? 1498 में। ऑप्शन नंबर बी 1498। 22 मई 1498 के पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कहां पे? भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचता है। आप केरला मान के चलिए, केरला में ही स्थान है कालीकट। वहीं पहली बार वास्को डिगामा पहुंचा था। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये काफी ध्यान रखने वाली बात है। आपने बचपन से ही एक चीज सुना होगा और वो बहुत ही घटिया बात है, बड़ी ही वाहियात तरीके की बात हम लोगों को बतलाई गई है। उसका कारण है कि पुरानी किताबों में लिखा ही इसी तरीके से जाता था कि भारत की खोज किसने की? ऑप्शन होता था वास्को डिगामा। अगर भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा करता है तो 325 बीसी में जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो कौन सा भारत था, अगर खोज ही नहीं हुई थी तो? ये बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की। दरअसल वास्को डिगामा भारत की खोज नहीं बल्कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। यहां आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। तो कब की थी? 1458 ईस्वी में। 1458 ऑप्शन नंबर बी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि कालीकट में जमोरिन ने इसका पहली बार स्वागत किया था। ये दक्षिण अफ्रीका पूरा अफ्रीकी महाद्वीप घूमते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत पहली बार पहुंचा था। तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। हम चलते हैं अब 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? नवाब सिराजुद्दौला जो हैं ये 1756 में गद्दी पर बैठते हैं अपने नाना अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद। अलवर्दी खान इनके नाना हुआ करते थे। तो ये अलवर्दी खान के सबसे छोटी बेटी के पुत्र थे। बहुत ही कम आयु में 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। ये काफी क्रोधी स्वभाव का और त्वरित निर्णय लेने वाला शासक था, जो कि शासन करने के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में
किस वर्ष हारे थे? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1755, ऑप्शन डी 1752। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1757। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई के बाद ही माना जाता है कि भारत जो है मध्यकाल से आधुनिक, वैसे तो बक्सर माना जाता है लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश करता है और यहीं से अंग्रेजों ने अपने जो साम्राज्य की नींव थी, मान लिया जाता है कि यहीं से प्लासी की लड़ाई के युद्ध के बाद ही रखी गई थी। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये 1757 में लड़ा गया था युद्ध, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था। हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो मीर जाफर था। मीर जाफर को आप जानते हैं कि कहा जाता है क्या, सॉरी, ये देशद्रोही था। कौन? मीर जाफर। इसे गद्दार, गद्दार कहा जाता है। कौन? मीर जाफर को बंगाल का गद्दार कहा जाता है या भारत का भी गद्दार कहा जाता है। वैसे भारत का प्रथम गद्दार तो आम्भिक था, राजा आम्भिक। क्यों? क्योंकि इसने सिकंदर का सहयोग किया था राजा पुरु को हराने के लिए। लेकिन आधुनिक काल का जो गद्दार है ये मीर जाफर को कहा जाता है, क्योंकि इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। ये सेनापति था, तो जब आक्रमण हुआ तो इसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का निर्देश ही नहीं दिया और बाद में मीर जाफर के बेटे ने ही सिराजुद्दौला को पकड़कर मार डाला और जिसके बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठा दिया शासन करने के लिए। तो ये लड़ाई कब हुई थी? 1757। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी की युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1757 में। तो इस प्रकार हम 9वें क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1919। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1916 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग कौन थे? ये इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। के कार्यकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। इसमें कुछ ऐसा बताने जैसा कुछ है नहीं, तो आप ये याद रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे दें। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म आ चुका है बीएड 2026 और 28 सेशन का। आप बीएड करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप हमारे साथ बीएड कर सकते हैं। हम आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे और इसके लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चौंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। आप नहीं आ सकते, बात ही कर लीजिए और संपर्क आप कर सकते हैं दिए गए दोनों कॉन्टेक्ट नंबर पर। हम आपको बीएड कराने में काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। ये छोटी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा जरूर। कोई भी जानकारी बीएड से संबंधित यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके या स्वयं आ करके हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 1928 में एक मिनट, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः ... के नेतृत्व में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह आप जानते हैं
ये एक काफ़ी फेमस सत्याग्रह है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि जब हम अ, सत्य के साथ कोई आग्रह या आग्रह के साथ किसी सत्य की मांग करते हैं। अंग्रेजों के सामने हमें जानते हैं मांग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कभी भी वो लाठीचार्ज कर दिया करते थे। तो ऐसी स्थिति में हमें आग्रह भी काफ़ी सोच समझ कर करना पड़ता था, उनसे विनती भी सोच समझ कर करना पड़ता। तो सत्याग्रह का नाम आ जाने पर सामान्य तौर पर सब लोग महात्मा गांधी को समझ लेते हैं। सॉरी, हमने आप यहाँ तक ऑप्शन नहीं बताया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, और गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। तो सत्याग्रह का नाम आने पर आप लोग तुरंत या हम सब महात्मा गांधी को ही जान लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ सत्याग्रह है तो महात्मा गांधी ही लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। सत्याग्रह जरूर महात्मा गांधी का सबसे प्रमुख हथियार था, लेकिन उसको पालन करने वाले कई सारे लोग थे, उसका पालन करने वाले कई सारे लोग थे। उसमें से गांधीवादी नेता श्री वल्लभ भाई पटेल भी काफी फेमस हुआ करते थे। किसके लिए? सत्याग्रह के लिए। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात में हुआ था। ये गुजरात के ही थे वल्लभ भाई पटेल, गुजरात की। और इसी सत्याग्रह के सफल होने के बाद आप लोग जानते हैं इन्हें सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी थी। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ध्यान में रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। वही जब सत्याग्रह चल रहा था, महात्मा गांधी का सत्याग्रह चल रहा था, तो उसी समय इनका भी सत्याग्रह शुरू हुआ था, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग नेताओं ने सत्याग्रह किया। तो उस समय गुजरात के बारदोली नामक स्थान पे वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह की कमान संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। मिल्की वे, आकाश गंगा। आकाश गंगा का आकार कैसा है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मिल्की वे अर्थात आकाश गंगा का आकार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी हमारी बहुत छोटी सी है। पृथ्वी से बड़ी है सौर मंडल, और सौर मंडल से बड़ा है आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, सॉरी मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। और आकाश गंगा से बड़ी होता है ब्रह्मांड। तो पृथ्वी बहुत ही छोटी सी इकाई है। ये एक ग्रह है। इससे बड़ा होता है सौरमंडल, और हमारा सौरमंडल जहां सूर्य है, इस तारे का नाम, हमारे सौरमंडल के तारे का नाम सूर्य है। और सौरमंडल आकाशगंगा में विद्यमान है। आकाशगंगा सौरमंडल से बड़ा है और ब्रह्मांड से छोटा है। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। तो वही पूछ रहे हैं कि आकाशगंगा का आकार कैसा है। ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन ए नियमित, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी सर्पिलाकार, और ऑप्शन डी अंडाकार। आकाशगंगा का आकार ऑप्शन नंबर सी सर्पिलाकार है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। आप जैसा कि देखते हैं रात में टिमटिमाते हुए तारे, ये तारे हमारी आकाशगंगा में मौजूद हैं। और इन्हीं तारों में से एक तारा है सूर्य, जिसका नाम है सूर्य। ऐसा नहीं कि सूर्य अलग है और तारे अलग हैं, नहीं। जैसा सूर्य है वैसा अन्य सौर ग्रहों पर अलग अलग तारे हैं। हमारे तारे का नाम सूर्य है। तो आकाशगंगा में असंख्य तारे मौजूद हैं, कोई एक दो नहीं, करोड़ों तारे मौजूद हैं। और हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे कहा जाता है, जिसका 80% आकार सर्पिल है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। वैसे आपको हम एक एडिशनल जानकारी दें तो गैलीलियो ने पहली बार देखा था, ये साइंस की दुनिया में माना जाता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है।
सच्चाई तो यह है कि भारत में हमारे एक प्रख्यात भौगोलविद्या या गणितज्ञ कह सकते हैं, आर्यभट्ट हुआ करते थे। और उससे भी पहले हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में आकाशगंगा को और या विभिन्न आकाशगंगाओं को, सूरज इत्यादि का वर्णन किया गया है। लेकिन माना यही जाता है कि गैलीलियो ने पहली बार देखा था, तो हमारा भी यही ऑप्शन में जब आएगा तो हमें सही करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा था। और इन्होंने देखा कि आकाशगंगा सर्पिला आकार में है। तो 12वें का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सर्पिलाकार, ऑप्शन नंबर सी। हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का स्रोत है? कहने का मतलब, स्रोत क्या होता है? स्रोत का मतलब शुरुआत, शुरुआत होती है। मैग्मा कहां से हमें प्राप्त होता है, मैग्मा आता कहां से है, ये पूछा है। मैग्मा क्या होता है, पहली चीज तो यही समझ लीजिए। आपने वीडियोस में, या हो सकता है कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष, यह हो सकता है कुछ लोगों ने चित्रों में देखा होगा, किताबों में, कि कहीं पे ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसके अंदर से चिपचिपा तरल गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलता है जो बहुत ही गर्म होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो चट्टान ही होते हैं, पत्थर ही होते हैं, लेकिन उनका तापमान इतना होता है कि वो पिघले हुए होते हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर से आते हैं। अब ज्वालामुखी फूटती है तो ये कहां से आते हैं? पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी अंदर से गर्म है, ये सभी जानते हैं। ये धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है इसका, और भूगोल की किताबों में भी है कि पृथ्वी अंदर से बहुत ही गर्म है। तो जब ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी के अंदर से ही वह जो पदार्थ निकलता है, जब वो पृथ्वी के अंदर ही रहता है तो उस समय उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो पूछने का तात्पर्य यही है कि जो लावा है, जो मैग्मा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पटी का आंतरिक भाग, ऑप्शन नंबर बी, भूपर्पटी का बाहरी भाग, ऑप्शन नंबर सी, कोर, ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। हम थोड़ा सा पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी गोल है, माना जाता है कि गोल है, जबकि वास्तविकता में पूर्ण रूप से गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है वो जियोड आकार में है, भूआभ आकार में है। फिर कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम इसको तरबूज के एक स्लाइस जैसा काटें कुछ इस तरीके से, तो आकृति ऐसी निकल के आती है। आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की आकृति निकल के बाहर आती है। तो पहले भाग को हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और क्रस्ट के ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी वह भाग है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख रहे हैं, जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, इसे भूपर्पटी कहा जाता है। दूसरे भाग को मेंटल कहा जाता है। मेंटल ये एक चिपचिपा और गाढ़ा गर्म पदार्थ है, गर्म पदार्थों से बना हुआ भाग है। यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तीसरे को कोर कहा जाता है, तीसरे भाग को कोर कहा जाता है। कोर भी निकिल और फेरस अर्थात लोहा, इनके भागों से मिलकर बना, इन दोनों तत्वों से मिलकर बहुतायत मात्रा में बना हुआ है। अंदर इतना दबाव है, इतना गर्माहट है, और डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वह भाग काफी कठोर है, काफी कठोर भाग है। काफी मतलब ये तुलनात्मक रूप से आप मान सकते हैं कि मेंटल से कठोर भाग है। तो मैग्मा पिघला हुआ भाग है। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा से ही ये बाहर निकल कर आता है। तो इस तरीके से ये आप समझ पाते हैं कि मैग्मा का स्रोत क्या है,
तो मैग्मा का स्रोत है मेंटल। भूपर्पटी गलत है, भूपर्पटी का बाहरी भाग भी गलत है, कोर भी गलत है, कोर काफी नीचे का भाग है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। पृथ्वी के अंतर्गत मेंटल के ऊपरी भाग में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य स्रोत है। और भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है। भूपर्पटी आप जानते हैं, कोर क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटल कहा जाता है। ये क्रस्ट को ही भूपर्पटी कहा जा रहा है। यहाँ पे भूपर्पटी के नीचे का भाग, ये दूसरा वाला आप जो देख रहे हैं, ये मेंटल है। और यह मोह असंबद्धता का मतलब होता है कि अंतर पैदा करे, असंबंध व्यक्त करे किन्हीं दो चीजों के बीच में। तो ऊपरी परत और बीच की परत के बीच जो असंबद्धता व्याप्त करने वाली रेखा है, आप काल्पनिक रेखा मान सकते हैं जो हमने खींचा हुआ है, ये दूसरा वाला रेखा, ये असंबद्धता, ये मोह एक भूगोलवेत्ता हुआ करते थे, मोह, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है, वो उन्हें नहीं खोज की थी। तो मोह ने पहली बार इसको खोजा था। तो मोह असंबद्धता इसे कहा जाता है। और मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मेंटल कहा जाता है। मेंटल को भी दो भागों में बांटा जाता है। इसके ऊपरी भाग तुलनात्मक रूप से ज्यादा नर्म है या चिपचिपा है, और निचले भाग थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा है, कठोर है। तो ऊपरी भाग को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, क्योंकि ये काफी लिक्विफाई रूप में है, लिक्विड रूप में है। तो पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। मेंटल आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कर्क रेखा है, कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 66.5 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी 23.5 उत्तरी अक्षांश, और ऑप्शन नंबर डी 23.5 दक्षिणी अक्षांश। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। पृथ्वी को हम जब यदि गोल मान लें तो इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। यह है 0 डिग्री अक्षांश, जो पड़ी हुई लाइनें हैं। पड़ी हुई से तात्पर्य है जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हें अक्षांश कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, खड़ी खड़ी, देशांतर कहा जाता है। कुछ इस तरीके से इन्हें देशांतर कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो अक्षांश रेखा का तात्पर्य जो क्षैतिज रेखाएं हैं, पड़ी हुई लाइनें हैं, ये किस डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है, यही पूछ रहे हैं। ये 0 डिग्री है, ऊपर जाने पर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे 90 डिग्री है। तो एक रेखा कर्क रेखा है, नीचे एक रेखा मकर रेखा है, ऊपर फिर नीचे ऐसे ऐसे रेखाएं हैं। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री किसे उत्तरी अक्षांश, किसे कर्क रेखा कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पे जो हमारी रेखा आ रही है, यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत के बीच से ही हमारी कर्क रेखा गुजरती है।
व्याख्या देख लेते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिणी या एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा दे रहे हैं। आप परिभाषा के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि आपका लिखना नहीं है, मेंस का एग्जाम नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें टिक करना है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। बस इतना सा ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश हमने बताया आपको, उसके उत्तर में, उसके ऊपर उत्तरी अक्षांश है, उसके नीचे दक्षिणी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे उपध्रुवी रेखा कहते हैं या उपध्रुवी वृत्त कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अक्षांश रेखा, मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उपध्रुवी वृत्त कहा जाता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। बोरिंग जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है? बोरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर और जावा सागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। पहले चीज तो यही समझ लीजिए कि जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 7 महासागर हैं। तो मान लीजिए कि ये एक सागर है और ये एक सागर है। मान लीजिए ये दोनों सागर कहीं पे यदि बहुत ही संकरे रूप में मिल रहे हैं, बहुत ही संकरे रूप में, बहुत ही संकुचित रूप में मिल रहे हैं, कहीं 2 स्थानों पर, 2 महासागर छोटे से स्थान पर मिल रहे हैं, महाद्वीपों द्वारा इनको एकदम एक पैक कर दिया गया है, लेकिन छोटा सा एक नदी जैसा आकार में खुले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं वहां पर, इसे ही जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो जल डमरू मध्य किस महासागर को जोड़ रहा है, किस जल संधि को जोड़ रहा है, यही ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। हम कुछ और जल डमरू मध्य को इसी समय देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया करते हैं। बोरिंग स्ट्रेट या बोरिंग स्ट्रेट का मतलब जल डमरू मध्य अलास्का और साइबेरिया में मिलते हैं। ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को आपस में मिलाते हैं। सुल्डा जल संधि ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। ये जावा सागर और हिंद महासागर को मिलाता है। जिब्राल्टर ये काफी फेमस है और इस चीज को काफी आपको याद रखने की भी जरूरत है। जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को में मिलते हैं। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। और हडसन की संधि, हडसन की खाड़ी भी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। इस बार ये बोरिंग दिए हुए हैं, तो अगली बार ये हडसन दे सकते हैं, उससे अगली बार यह हो सकता है कि हडसन के स्थान पर ये सुंडा जल संधि दे दें, जिब्राल्टर दे दें। तो इसे आप याद रखिएगा। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध मिलेंगे और जुड़िएगा आप हमारे टेलीग्राम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे के वीडियोस हम कल देखेंगे। धन्यवाद।